Jai Hind, everyone. I welcome you all to the Daily Class YouTube channel, and I also welcome you all to the Wings and Take Off English series for FCAT 1 2026. इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एक मॉक, और इस मॉक में होने वाले हैं 30 क्वेश्चंस। और ये 30 क्वेश्चंस ऑब्वियसली केवल इंग्लिश के होने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर आपके जितने भी नोटिफिकेशन में जितने भी आपके सेक्शन मेंशन किए गए हैं, हर एक सेक्शन से आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो एक मिक्स टाइप में बढ़िया सा मॉक होने वाला है, राइट। और आपको करना क्या है, आपको एक्चुअली वीडियो देखते हुए जब भी क्वेश्चन कोई स्क्रीन पर आए आपको पॉज करना है, अटेम्प्ट करना है खुद से, और आपको बाद में कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताना है। ठीक है, इतना आपको करना है। चलो शुरू करने से पहले ये है मेरा नंबर, दैट इज 9264922851। अगर आपका कोई भी डाउट है या फिर कोई भी सजेशन है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, और पीडीएफ आपको मिल जाएगी डेली क्लास टेलीग्राम चैनल पर। यहाँ मैं लिंक वैसे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। चलो शुरू करते हैं, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा है कॉम्प्रिहेंशन। वैसे तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि कॉम्प्रिहेंशन हमें बाद में करना है, राइट। तो हम कॉम्प्रिहेंशन को अभी के लिए छोड़ देते हैं, हो सकता है आपको पहले मिल जाए, तो कॉम्प्रिहेंशन हमें लास्ट में करना है। पहले हमें करने हैं अपने दूसरे वाले सेक्शंस। कौन से? जैसे के लिए सिनोनिम्स हो गए, एंटोनियम्स हो गए, इस टाइप के जो सेक्शंस हैं हमें पहले करने हैं, राइट। चलो शुरू करते हैं, है ना। तो उसी टाइप से मैं बताऊंगा कैसे आपको अपना टाइम जो है वो सिक्योर करना है, बचाना है। तो सिनोनिम्स करते हैं सबसे पहले। इससे पहले हमने देखा इसके ऊपर हमारा क्लोज टेस्ट है और उससे पहले कॉम्प्रहेंशन है, तो उन दोनों सेक्शंस को हम बाद में करेंगे। पहला है आपका सिनोनिम ऑफ द रिकंडाइट। ये क्या होता है? अब इसकी मीनिंग क्या होती है, सिनोनिम बताना है। ऑप्शंस है हमारे पास: ऑब्वियस, एब्स्ट्रैक्ट, ऑब्सक्योर एंड रिमोट। बताओ जरा, सोचो थोड़ी देर। कर लिया? चलो, तो यहां पर आपका जो सही आंसर है दैट इज ऑब्सक्योर। रिकंडाइट का मतलब होता है समथिंग विच इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ये होता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब होता है अनक्लियर, समथिंग विच इज अनक्लियर, है ना। कोई चीज क्लियर नहीं है तो वो चीज क्या हो गई आपकी, ऑब्सक्योर हो गई, राइट। चलो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है पेरेम्पटरी। पेरेम्पटरी, पेरेम्पटरी क्या होता है? लेट अस सी। ऑप्शनल, कमांडिंग, परसुएसिव या फिर कंडीशनल, क्या होगा? सोचो। डेफिनेटली बिल्कुल सही है, बी जो है वो सही आंसर होगा। सो पेरेम्पटेटिव का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है समथिंग विच इज अथॉरिटेटिव, जो अथॉरिटेटिव है, अथॉरिटेटिव है या फिर फाइनल है। मतलब ये है आपका एक टाइप से वचन ही शासन, जो बोल दिया अब वही होगा, है ना। तो कमांडिंग हो गया ना, एक टाइप से कमांडिंग इन नेचर है, राइट। तो ये आपका कमांडिंग हो गया, अथॉरिटेटिव है, फाइनल है या फिर पेरेम्पटरी है, राइट। चलो नेक्स्ट आपका है सिनोनिम ऑफ सगेसिटी। सोचो क्या होगा? इम्पल्सिवनेस, रिजिडिटी, प्रूडेंस, नाइविटी, क्या होगा? सगेसिटी, यस करेक्ट। सगेसिटी मतलब यहाँ पर प्रूडेंस होगा। सगेसिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब एक्चुअली होता है विजडम। इसका मतलब होता है विजडम या फिर फोरसाइट। मतलब एक इंसान जो काफी दूर तक देख सकता है, दूर तक ये देख सकता है, मतलब विजनरी है वो, मतलब दूर का सोच सकता है ना। ये नहीं है कि किसी के पास आज शाम का अगर राशन है तो वो एकदम चिल बैठे, नहीं। वो दूर का सोचता है, वो कल का भी सोचेगा, परसों का भी सोचेगा। तो वो उसके अंदर सेगेसिटी है, विजडम है, फोरसाइट है या फिर उसके अंदर प्रूडेंस है, राइट। ये नाइविटी जो होता है इसका मतलब होता है बचपना एक टाइप का, ठीक है। ये मतलब नौसिखिया जो होता है उसे बोलते हैं नाइविटी, राइट। नाइव पर्सन जो होता है। नेक्स्ट अब करते हैं एंटोनियम्स। अब एंटोनियम्स, अब आपका यहाँ पर पहला वर्ड है इंट्रांजिएंट। इंट्रांजिएंट क्या होता है? सोचो जरा, क्या होगा? ड्यूरेबल होगा, फ्लीटिंग होगा, या फिर स्टेबल होगा, या फिर परसिस्टेंट होगा? हम्म, ओके। सो इंट्रांजिएंट, इंट्रांजिएंट एक्चुअली यहाँ पर इंट्रांजिएंट का एंटोनियम होगा फ्लीटिंग। एक वर्ड होता है आपका ट्रांजिएंट, ये इसका एंटोनियम होगा, ये भी, ये होता है आपका ट्रांजिएंट।
एक्चुअली ट्रांजिएंट के सिनोनिम होते हैं कुछ ऐसे कि आप फ्लीटिंग पहला तो बोल सकते हो, डेफिनेटली आप फ्लीटिंग बोल सकते हो, राइट। या फिर आप बोल सकते हो समथिंग विच इज मोमेंटरी, ठीक है, मोमेंटरी है। या फिर आप बोल सकते हो समथिंग विच इज इवानेसेंट, ये भी एक वर्ड होता है। तो फ्लीटिंग हो गया, ये हो गया, और क्या बोल सकते हो, चलो एक दो आप खुद से बता सकते हो, राइट। या फिर हम बोल सकते हैं समथिंग विच इज शॉर्ट लिव्ड, है ना, शॉर्ट लिव्ड। तो ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ये होते हैं आपके ट्रांजिएंट या फिर समथिंग विच इज वेरी शॉर्ट लिव्ड। और ये आपका इन ट्रांजिएंट हो गया, मतलब काफ़ी देर तक चलने वाली चीज़। या फिर आप कहो ड्यूरेबल, ड्यूरेबल चीज़ भी चीज़ वही होती है जो काफ़ी देर तक चलती है। स्टेबल है या फिर परसिस्टेंट है। तो ये आपके कहीं ना कहीं सिमिलर वर्ड्स हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर आपका एंटोनियम होगा फ्लीटिंग। नेक्स्ट, एंटोनियम ऑफ एमिनेबल। एमिनेबल एक वर्ड है आपका, इसका एंटोनियम क्या होगा बताओ जरा, सोचो। कोऑपरेटिव होगा, एग्रीएबल होगा, रेजिस्टेंट होगा या फिर रिसेप्टिव होगा। बिल्कुल सही है। क्या होगा यहाँ पर, रेजिस्टेंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अमेनेबल का मतलब होता है आपका विलिंग है, कोऑपरेटिव है। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ना, ये सारे आपके जो वर्ड्स हो गए ये तो सिमिलर हो गए, है ना। इनको सिमिलर बोल सकते हैं। विलिंग है, फ्रेंडली है, फ्रेंडली है। या फिर ये एक और वर्ड होता है एमिकेबल होता है, एमिकेबल होता है, एमिनेबल हो गया, राइट। और रिसेप्टिव, रिसेप्टिव भी वही होता है, मतलब कोई चीज़, कोई इंसान ना ओपन है, ओपन फॉर आइडियाज़, कि आप कोई चीज़ बोलोगे तो उसे वो सुनेगा आराम से। ऐसा नहीं कि एकदम मतलब तुरंत उखड़ जाएगा, बोलेगा नहीं नहीं तुम्हारी बात मुझे नहीं सुननी, ऐसा नहीं करेगा, राइट। चलो नेक्स्ट वन, एंटोनियम ऑफ फ्रूगल। फ्रूगल का एंटोनियम क्या होगा बताओ जरा, सोचो। सो फ्रूगल का एंटोनियम क्या होना चाहिए, रिस्ट्रेंट, इकोनॉमिकल, लैविश या फिर प्रूडेंट। सोच लिया। बिल्कुल, यहाँ पर क्या होगा, लैविश होना चाहिए, ठीक है। फ्रूगल का यहाँ पर एंटोनियम जो होगा वो लैविश होगा। क्यों? क्योंकि फ्रूगल का मतलब होता है जो काफी सोच समझ के अपना पैसा खर्च करे, मतलब वो इंसान इकोनॉमिकल होता है, ठीक है, इकोनॉमिकल। अब कई बार कुछ लोग यहाँ पर इकोनॉमिकल कर देते हैं, यहाँ पर एक और वर्ड होता है आपका जैसे इकोनॉमिक होता है। तो इकोनॉमिक यहाँ पर डेफिनेटली बिल्कुल अलग होता है, उसका इकोनॉमिकल जो होता है उसकी मीनिंग से कोई लेना देना नहीं होता है। कई बार इकोनॉमिकल कंडीशन लोग बोल देते हैं कि मेरी इकोनॉमिकल कंडीशन खराब है, नहीं, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, ठीक है, मतलब अच्छी है। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी खराब है या अच्छी है, ठीक है, ये मुझे नहीं जानना है, ठीक है या फिर आप बता भी सकते हैं। लेकिन कुल मिला के ये है कि इकोनॉमिक कंडीशन होती है ना कि इकोनॉमिकल कंडीशन होती है। सो इसका ध्यान रखना, राइट। सो यहाँ पर आपका इकोनॉमिकल डेफिनेटली इसका आपका सिनोनिम हो जाएगा। प्रूडेंट, प्रूडेंट हमने अभी देखा जो जो काफ़ी वाइज है ना, जो काफ़ी वाइज है। रिस्ट्रेंट वो होता है जो अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करके रखता है, तो उसे बोलते हैं रिस्ट्रेंट। तो ये आपके 6 क्वेश्चन हो गए। अब डेफिनेटली आई एम वेरी श्योर कि आप यहाँ पर जैसे ही एग्जाम में करोगे ना, यहाँ तो हमने समझ के किया है और भी काफ़ी डिस्कशन किया है, वहाँ पर आप मुश्किल से, आई वुड से कि यहाँ पर आप 1 डेढ़ मिनट के अंदर ये 6 क्वेश्चन कर दोगे, राइट। तो आप सोचो, आप 1 डेढ़ मिनट में यहाँ पर मैं कहूँगा 60 से यहाँ पर 90 सेकंड्स में आप यहाँ पर 6 क्वेश्चन कर दोगे। तो ये बढ़िया चीज़ है, या फिर अभी भी आप कॉम्प्रिहेंशन में पड़े हुए हो, वो बढ़िया चीज़ है। तो डेफिनेटली आपको वो वाले क्वेश्चन करने हैं जो आप जल्दी कर सकते हो, है ना, बड़ी जल्दी यहाँ पर अटेम्प्ट हो सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ईडियम्स एंड फ्रेजेस। अब ये आपके ईडियम्स एंड फ्रेजेस जो हैं, अब वैसे आपको 1 डेढ़ मिनट में करने हैं, वैसे आई बिलीव इसमें ठीक ठाक टाइम होता है, तो आप ज़्यादा भी टाइम ले सकते हैं, लेकिन आप जल्दी से कर सकते हैं। अब 2 मिनट मुश्किल से लेंगे, जल्दी हो जाएगा, राइट। फिर है 1 5, टू हैव अ मायोपिक व्यू मीन्स। अब यहाँ पर ईडियम्स एंड फ्रेजेस करने हैं, बताओ क्या होगा। टू एक्ट हैस्टली, टू थिंक प्रैक्टिकली, टू लैक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, टू अवॉइड कन्फ्रंट्रेशन। क्या होना चाहिए, सोचो जरा। डेफिनेटली मायोपिक, मायोपिया कई बार हो जाता है ना, मायोपिया दूर का नहीं दिखाई देता है। उसी तरह से यहाँ पर हम क्या लेते हैं, यहाँ पर एक्चुअली आपका लिटरल मीनिंग पे मत जाना। मतलब ये होता है कि टू लैक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। अब वही वाली बात है कि किसी के पास राशन है आज का अगर रखा हुआ है, तो वो अब सो जाएगा आराम से कि आज का राशन जो है रखा हुआ है, मायोपिक व्यू है, कल का नहीं सोचेगा, राइट। तो यहाँ होता है टू लैक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट वन, टू गिल्ड द लिली मीन्स,
गिल्ड द लिली मतलब क्या होता है इसका? टू रिपेयर डैमेज, टू एक्सेजरेट प्रेज, टू मेक समथिंग अननेसेसरली इलेबोरेट, टू कंसील फ्लॉज. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? डेफिनेटली सी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्या होगा? टू मेक समथिंग अननेसेसरली इलेबोरेट, किसी चीज को अननेसेसरली ज्यादा इलेबोरेट कर देना. मान लिया एक मैं यहाँ पर एग्जांपल समझा रहा हूँ. कोई भी एक कॉन्सेप्ट है. कॉन्सेप्ट हो गया आपका. मान लिया सॉल्ट का है. ठीक है, मैं सॉल्ट आपको समझा रहा हूँ, आपको समझ आ चुका है, लेकिन मैं फिर भी उसको और ज़्यादा समझा रहा हूँ, और ज़्यादा एलेबोरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ. तब आप कहेंगे बस बस समझ में आ गया है, अब इससे ज़्यादा मत करो. राइट? क्योंकि उससे क्या होगा, और भी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकते हैं. समझ गए? चलो नेक्स्ट वन. अब ये है आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट. फिर से आपको स्मार्ट, अगर स्मार्ट तरीके से करना है तो आप इनको भी यहाँ के लिए फॉर द टाइम बिंग छोड़ सकते हो, आप मूव कर सकते हो नेक्स्ट पे. लेकिन सेंटेंस रीअरेंजमेंट जो PQRS वाले होते हैं ये इजी होते हैं. S1 S6 थोड़े से बड़े होते हैं. वो मैं जब आपको CDS का जब मॉक करके दिखाऊंगा, CDS और NDA का, तब मैं बताऊंगा कि कैसे वहां पर अप्रोच करते हैं. ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी हो सकते हैं. राइट? चलो देखते हैं क्या है यहाँ पर. अब इनको भी करने का यहाँ पर तरीका मैंने बता रखा है. एक वीडियो यहाँ पर मैंने अपलोड कर रखी है फॉर PQRS स्पेसिफिकली, तो वो भी आप देख सकते हैं, है ना? वो भी आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी है तो. चलो, तो यहाँ पर मैंने ये बताया है कि विदाउट लुकिंग एट ऑप्शंस आपको यहाँ पर खुद से रीअरेंज करने की कोशिश करनी चाहिए. समझने की कोशिश करो, यहाँ पर मिनी पेयर बनाने की कोशिश करो. राइट? तो इस तरीके से हमें करना चाहिए. तो यहाँ पर शुरू होता है आपका. When leaders prioritize certainty over judgment, decision making becomes increasingly constrained in environments characterized by strategic ambiguity despite access to extensive informational resources. अब यहाँ पर क्या आपका जो है सही होना चाहिए? थोड़ा सा सोचो और फिर अटेम्प्ट करो, फिर बताते हैं. हम्म तो आप देखो, आपको पहले ना सिचुएशन बतानी है, आपको कॉन्टेक्स्ट बताना है कि कहाँ पर चीज़ों की बात हो रही है. हम बात करते हैं इन इन्वायरमेंट कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी. फिर हम बोलते हैं क्या? फिर हम कहते हैं डिस्पाइट एक्सेस टू एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशनल resources, decision making becomes increasingly constrained when leaders prioritize certainty over judgment. तो हमें लग रहा है कि पी जो है ना, पी आपका लास्ट होना चाहिए. काफी अच्छी जो है एंडिंग दे रहा है. तो आपका ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए. राइट? और आपको करने के बाद, सब कुछ करने के बाद, अब आपको क्लिक करना होगा या फिर आपको गोला भरना है. ठीक है, गोला तो आपको इसमें नहीं भरना होगा, एफ कैट में. तो आपको करना क्या है, लास्ट में एक बार री रीड जरूर कर लेना, एक बार री रीड कर लेना. और अगर बढ़िया वाली सेंस ये बना रहा है तो वहां पर ओवर थिंक भी मत करना, क्योंकि वहां पर काम जो है वो खराब हो सकता है. तो ओवर थिंक बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल भी ये रिस्क नहीं लेना है. चलो क्वेश्चन नंबर 18. 18 कहता है डिसिप्लिन्ड फ्लेक्सिबिलिटी अलाउज इंस्टीट्यूशंस टू अडेप्ट विदाउट अंडरमाइनिंग प्रोसीजरल इंटेग्रिटी amid rapidly shifting operational constraints that render rigid protocols ineffective. क्या होना चाहिए? हम्म यहां पर फिर से समझो, मेन आइडिया हमें कहां पर निकल के आ रहा है. amid rapidly shifting operational constraints. अब एक सिचुएशन को यहां पर डिस्क्राइब करते हो. राइट? फिर आप चीजों को शुरू करते हो आगे चल के. राइट? इसी तरह तो करते हो. जैसे यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम जाएंगे डिसिप्लिन्ड फ्लेक्सिबिलिटी अलाउज इंस्टीट्यूशंस टू अडेप्ट. डिसिप्लिन्ड फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो अलाउ करती है इंस्टीट्यूशंस को अडेप्ट. अडेप्ट व्हाट? अडेप्ट amid rapidly shifting operational constraints. राइट? तो पी आर जो है वो होना चाहिए. पी आर कहाँ पर है आपका? यहाँ पर दिख रहा है, यहीं पर एक ही है ना? फिर बाद में देखो, अभी मैंने वैसा टिक नहीं किया है. ठीक है, सोच लो थोड़ी देर. सो constraints that render rigid protocols ineffective without undermining procedural integrity. राइट? तो इस तरीके से इसको यहाँ पर डिजाइन किया गया है. तो इसको फिर से आपने क्या करना है, लास्ट में एक बार री रीड कर लेना, समझ में आ जाएगा क्लियरली. राइट? और PQRS वाला एक बार वीडियो जरूर देख लेना. राइट? S1 S6 तो यहाँ पर शायद ना आए, लेकिन PQRS जरूर आएगा, तो इसको जरूर देख लेना. एक वीडियो वहां पर मैंने डिटेल में बहुत सारी चीजें बताई हैं, क्लूज बताए हैं कि क्या क्या आपको मिल सकते हैं. जैसे हाउवियर होता है, डिस्पाइट होता है, क्या क्या कनेक्टर्स आपके बन सकते हैं, सारी चीजें मैंने वहां पर समझाई हुई हैं.
तो एक बार ये वीडियो मैं कहूँगा ज़रूर देख लेना, ठीक है? चैनल पे मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका 19। 19 कहता है अथॉरिटी इरोड्स ग्रेजुअली व्हेन ट्रांसपेरेंसी इज रिप्लेस्ड बाय एक्सपेडिएंसी विद इन हायरार्कियल स्ट्रक्चर्स दैट इनकरेज दैट डिस्करेज क्रिटिकल डिसेंट। क्या होना चाहिए यहाँ पर? हम्म सो within hierarchical structures, within hierarchical structures, then आपका क्या होना चाहिए? दैट डिस्करेज क्रिटिकल डिसेंट या फिर अथॉरिटी इरोड्स ग्रेजुअली। तो हम कहते हैं विद इन हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स अथॉरिटी इरोड करती है ग्रेजुअली, यही तो होना चाहिए। तो आर पी जो है, आर पी होना चाहिए, आर पी हमारा यहाँ पे मिल रहा है, और पी और कहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, राइट। और व्हेन ट्रांसपेरेंसी, ये तो आपका लास्ट में आ जाए, दैट इनकरेज क्रिटिकल डिसेंट व्हेन ट्रांसपेरेंसी इज रिप्लेस्ड बाई एक्सपीरियंसी दैट इनकरेज। ओके ओके। सो यहाँ पर होगा विद इन हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स अथॉरिटी इरोड्स ग्रेजुअली, ग्रेजुअली दैट डिस्करेज नहीं, व्हेन ट्रांसपेरेंसी इज रिप्लेस्ड बाय एक्सपीरियंसी दैट डिस्करेज क्रिटिकल डिसेंट। ओके, यस। तो यहाँ पर हमारा ये वाला ऑप्शन जो है, बी ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए। कंफ्यूजन ठीक है, थोड़ा बहुत होगा, राइट, लेकिन आपको एक बार री रीड जरूर कर लेना। कहीं कहीं भी अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो उसको री रीड करना, तो ये सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। एक बार फिर से पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि विद इन हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स अथॉरिटी इरोड्स ग्रेजुअली व्हेन ट्रांसपेरेंसी इज रिप्लेस्ड बाय एक्सपीडियंसी दैट इनकरेज क्रिटिकल डिसेंट। क्लियर? चलो नेक्स्ट वन। अब आपके हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन ये काफ़ी ज़रूरी है, देख लो। द बिलीव दैट आउटकम्स आर प्री डिटर्मिंड एंड इनएविटेबल। द बिलीव दैट आउटकम्स आर प्री डिटर्मिंड एंड इनएविटेबल। क्या होना चाहिए यहाँ पर? यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसा बिलीव करते हैं कि जो भी आउटकम्स हैं, जो भी रिजल्ट्स हैं ना, वो पहले से एक्चुअली लिखे हुए हैं, ठीक है, प्री डिटरमिन्ड है, वो तो होकर ही रहेगा, आप कुछ भी कर लो होकर ही रहेगा। तो वो लोग ना, वो लोग फैटलिस्ट होते हैं, वो लोग फेट में बिलीव करते हैं, है ना, वो लोग फेट में बिलीव करते हैं, समझ गए? फेट में। क्लियर? नेक्स्ट है आपका अ पॉलिसी ऑफ डेलिबरेट नॉन इंटरवेंशन इन फॉरेन कॉन्फ्लिक्ट्स। ये क्या होती है? जब आप बोलते हो कि कोई भी हम इंटरवेंशन नहीं करेंगे फॉरेन कॉन्फ्लिक्ट में, आप सोचते हो कि हम बिल्कुल क्या कैसे रहेंगे, हम बिल्कुल भूटान बन के रहेंगे, राइट। तो आप जब भूटान बन के रहते हो तो आप कहते हो आइसोलेशनलिज्म की तरफ जाएंगे, है ना, आइसोलेशनिज्म की तरफ जाएंगे, राइट। तो ये होती है जहाँ पर फॉरेन इन्वॉल्वमेंट जो होती है उसको, उससे आप बचते हो, उससे आप दूर जाते हो। अब सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन देख लेते हैं। सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, इस पर भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया है पहले ही, ठीक है, तो ये जाके देख लेना। यहाँ पर आपसे कॉम्प्लेक्स टू सिंपल पूछा जाएगा, ऐसा उन्होंने बताया है। सो लेट अस सी। तो यहाँ पर है ही वॉज टू प्रूडेंट टू डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन प्री मेच्योरली। क्या होना चाहिए? ही वॉज सो प्रूडेंट दैट ही डिड नॉट डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन प्री मेच्योरली। ही वॉज प्रूडेंट इनफ टू डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन प्री मेच्योरली। He disclosed the information prudently and prematurely. He was very prudent to disclose the information prematurely. तो आप देखोगे यहाँ पर जो जो आपका टू और टू वाला होता है ना, इसको आप चेंज करते हो सो दैट, है ना, सो दैट नॉट, वट एवर, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपका हो सकता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर। He was so prudent that he did not disclose the information prematurely. Next one, if ethical scrutiny diminishes, institutional credibility suffers. क्या होना चाहिए? If ethical scrutiny diminishes, institutional credibility suffers. हम्म अब ये आपका कंडीशनल सेंटेंस हो गया। कंडीशनल सेंटेंस हो गया। पढ़ते पढ़ते हैं, सॉरी। Institutional credibility suffers when ethical scrutiny diminishes. Ethical scrutiny diminishes, credibility suffers. Institutional credibility diminishes, ethical scrutiny, ये आपका इंस्टीट्यूशनल था। क्रेडिबिलिटी सफर्स अनलेस एथिकल स्क्रूटिनी डिमिनिसेस। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, कभी भी कोई भी क्वेश्चन आप कर रहे हो, ऑलवेज रीड ऑल द ऑप्शंस। ऑप्शंस आपको सारे पढ़ने होते हैं, किसी भी ऑप्शन को इग्नोर मत किया करो, ठीक है। क्योंकि यूपीएससी हो या फिर आपकी कोई अदर एग्जामिनेशन वाली बॉडी हो,
वो हमेशा मोर करेक्ट के पीछे जाती है ना? क्योंकि हो सकता है दूसरे वाले भी करेक्ट हों, लेकिन उनसे ज़्यादा करेक्ट कोई चीज़ हो सकती है, राइट? तो ये जो करेक्ट वर्ड होता है ना, ये आपका रिलेटिव होता है, ये एब्सोल्यूट नहीं होता है, राइट? तो इसीलिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर तो ए ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी सफर्स व्हेन एथिकल स्क्रूटिनी डिमिनिशेस। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट इज फ्रॉम होमोनियम्स। होमोनियम्स देखते हैं। अब ये हैं होमोनियम्स, वही आपके एक जैसे वर्ड्स लगते हैं लेकिन पता नहीं क्या हो सकता है। द कमिटी डिसाइडेड टू डैश द ऑब्सोलीट रेगुलेशन। अब इसके लिए आपको ये यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, रिपील, रिपल्स, रिपोज और रिप्रूव। और यहाँ पर एक वर्ड दिया है दैट इज ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मतलब क्या होता है? ऑब्सोलीट का मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट इन यूज एनी मोर, राइट? जो चीज़ अब उसका यूज़ कुछ खास अब बचा नहीं है ना? सोसाइटी जो है मॉडर्न हो चुकी है, जैसे के लिए हम बात करें कि आपकी बुलक कार्ट हो गई, तो ये चीज़ें ऑब्सोलीट हो चुकी हैं। तो उसी टाइप से कुछ ऐसे रेगुलेशंस हैं, तो उनको क्या करेगी कमिटी? रिपील करेगी, रिपल्स करेगी, रिपोज करेगी, रिप्रूव करेगी। मीनिंग देख लो यहाँ पर। रिपोज की मीनिंग देखो क्या होती है। रिपोज की मीनिंग होती है रेस्ट करना, ठीक है? रिप्रूव का मतलब होता है स्कॉल्ड करना, मतलब डांटना, है ना? रिपल्स का मतलब होता है किसी चीज से दूर भागना, मतलब ड्राइव अवे कह सकते हैं एक टाइप से। और रिपील का मतलब होता है आपका रिवोक करना। कोई भी लॉ वगैरह होते हैं या रेगुलेशन होते हैं तो उनको रिवोक कर किया जाता है, हटा दिया जाता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपका रिपील होना चाहिए। क्लियर? हम्म। चलो नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है आपका सेंटेंस कंप्लीशन। इस पर भी आपको एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने इसी सीरीज में प्रोवाइड कर रखी है, तो देख लेना। सो सेंटेंस कंप्लीशन, स्ट्रेटेजिक फोरसाइट इज कॉम्प्रोमाइज्ड विद व्हेन प्लानिंग अकर्स डैश कॉन्टेक्चुअल अवेयरनेस। सो स्ट्रेटेजिक फोरसाइट है, ये कॉम्प्रोमाइज हो जाती है जब प्लानिंग क्या होती है, कॉन्टेक्चुअल अवेयरनेस से क्या बियॉन्ड जाती है, विदाउट जाती है, थ्रू जाती है, एमिट जाती है। बताओ। हम्म। तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं यहाँ पर बियॉन्ड जाएगी, मतलब यहाँ पर बहुत अच्छी बात हो जाएगी। थ्रू जाएगी, ठीक ठाक जाएगी, है ना? एमिट जाएगी, फिर भी ठीक ठाक जाएगी। तो विदाउट हो रही है, कोई चीज़ यहाँ पर है वो विदाउट हो रही है। विदाउट कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब वहाँ पर आप समझ नहीं पा रहे हो इस प्लानिंग को एक्चुअली आप किस लिए करना चाह रहे हो। वहाँ का जो कॉन्टेक्स्ट है ना? अब प्लानिंग करने का एक तरीका होता है, एक वहाँ पर रीज़न होता है, पर्पस होता है। अब वो वही नहीं आप समझते हो अगर, तब ये क्या होगा? तब ये जो स्ट्रेटजिक फोरसाइट है, फोरसाइट का मतलब क्या होता है? अभी अभी मैंने बताया था आपको, जब आप दूर का सोच पाते हो, है ना? लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के बारे में सोच पाते हो, उसे बोलते हैं फोरसाइट। तो ये कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है जब प्लानिंग विदाउट कॉन्टेक्चुअल अवेयरनेस से जाती है। हमें पता ही नहीं है, अब नेताजी को पता ही नहीं है कि यहाँ पर क्या एक्चुअल प्रॉब्लम है लोगों की, है ना? वो बस यहाँ पर स्कीम बना दे रहे हैं। तो कुछ काम नहीं होगा उसका। नेक्स्ट है, द ऑफिसर रिस्पॉन्डेड विद रीस्ट्रेंट डैश प्रोवोकेशन। क्या होना चाहिए? द ऑफिसर रिस्पॉन्डेड विद रीस्ट्रेंट डैश प्रोवोकेशन। तो यहाँ पर रिस्ट्रेन के साथ में एक्चुअली वो क्या करता है, एंड ओइंग टू, बिकॉज ऑफ, डिस्पाइट और सिंस। तो हम कह रहे हैं ये प्रोवोकेशन है, मतलब उसको प्रोवोक किया जा रहा है, मतलब उससे क्या किया जा रहा है, उसको काफी गुस्सा दिलाया जा रहा है। ही इज बीइंग मेड एंग्री, राइट? प्रोवोकेशन का बोल सकते हैं मेक मेक एंग्री, ठीक है? मतलब उसको उसको एक्चुअली गुस्सा दिलाया गया है, लेकिन वो फिर भी अपना रीस्ट्रेन के साथ, रीस्ट्रेन होता है जब आप सेल्फ कंट्रोल दिखाते हो, उसे बोलते हैं, ठीक है? सेल्फ कंट्रोल। तो यहाँ पर आपका कॉन्ट्रास्ट आ जाएगा, इस वाले सेंटेंस में कॉन्ट्रास्ट आ जाएगा। तो ओइंग टू होना चाहिए, ओइंग टू तो रीजन दिखाएगा, बिकॉज ऑफ रीजन दिखाएगा, सिंस आपका रीजन दिखाएगा, डिस्पाइट होना चाहिए, डिस्पाइट प्रोवोकेशन। राइट? चलो नेक्स्ट वन। अब एनालॉजी की बात कर लेते हैं। एनालॉजी भी है एक आपका सेक्शन है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो ये बोल रहे हैं कि डेटा जैसे इंटरप्रिटेशन होता है, उसी तरह एविडेंस क्या होता है? बताओ जरा। एविडेंस क्या होता है? एविडेंस क्या एजम्पशन होता है, वेरिफिकेशन होता है, इन्फेरेंस होता है, या फिर स्पेकुलेशन होता है? सोचो, सोचो थोड़ा सा। डेफिनेटली आप बिल्कुल सही हो, यहाँ पर होगा इन्फेरेंस, राइट? इन्फेरेंस होता है। इन्फेरेंस का मतलब ये होता है जब आपके सामने जैसे यहाँ पर जब मैंने पैसेज आपको बताया था, तो शायद मैंने ये वर्ड आपको बताया था। पैसेज में देखो दो टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक होते हैं आपके लिटरल मीनिंग वाले, एक होते हैं इन्फेरेंस। तो
लिटरल का मतलब देखो ये होता है कि जब कोई चीज़ सामने आपके दी है एग्जैक्टली और उन्हीं चीज़ों में से आपको चीज़ें निकालनी है। इन्फरेंस का मतलब होता है आपको यहाँ पर खुद से एज्यूम करना होता है, खुद से आपको मतलब यहाँ पर एज्यूम तो वैसे गलत वर्ड हो जाएगा, आपको यहाँ पर खुद से एक्चुअली समझना होता है, राइट। उसके बाद यहाँ पर चीज़ें एक्चुअली डायरेक्ट नहीं होती हैं। अब ये इसी तरह से एविडेंसेस होते हैं, ये डायरेक्ट थोड़ी होते हैं। ये तो एविडेंसेस हैं। अब यहाँ पर आपको इन्फरेंस निकालना होता है, आपको खुद की एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होती है और फिर आप एक कंक्लूजन पर पहुँचते हो धीरे धीरे, है ना। तो यहाँ पर आपका इन्फरेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है कंपास ओरिएंटेशन। फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए बताओ। यहाँ पर क्या होगा, कंपास है वो ओरिएंटेशन देता है, तो फ्रेमवर्क क्या होगा। फ्रेमवर्क यहाँ पर आपको देगा, फ्रेमवर्क ये आपका थोड़ा सा रिवर्स कर दिया है ना। ये आपका फ्रेमवर्क होता है आपका ओरिएंटेशन, तो कंपास आपका क्या होगा, कंपास आपका डायरेक्शन होगा, है ना। ये होगा आपका डायरेक्शन। तो फ्रेमवर्क आपको ओरिएंटेशन देता है, ओरिएंटेशन आपका फ्रेमवर्क, ठीक है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, और ये कंपास आपका डायरेक्शन से क्लियर। चलो नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, हमारे एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस हैं दो। क्या है, द पैनल वर यूनानिमस इन देयर रिकमेंडेशन। क्या होना चाहिए यहाँ पर, सोचो जरा। अब वैसे ऐसा तो आपको कोई क्वेश्चन मिलेगा नहीं जहाँ पर दो एरर हो, तो यहाँ पर दो पार्ट्स में एक्चुअली एरर है। तो यहाँ पर पैनल जो होता है, एक्चुअली पैनल होता है आपका कलेक्टिव नाउन। ये एक्चुअली कलेक्टिव नाउन होता है, ठीक है। और इसको आप यूज़ करोगे सिंगुलर की तरह, तो यहाँ पर वॉज वर नहीं वॉज होना चाहिए, और यहाँ पर देयर नहीं इट्स होना चाहिए, है ना, इट्स। और यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट देख लो कि यहाँ पर जो आपका इट्स होता है, ये होता है एक्चुअली, ये दिखाता है आपका पोजीशन। और यहाँ पर आपका एक और इट्स होता है जिसमें आप एपोस्ट्रॉफी लगाते हो, इसका मतलब होता है इट इज, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 30। ही emphasized on the need for transparency during negotiations। इसका सही आंसर क्या होगा। हम्म तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, यू नो इट वेरी वेल, कि यहाँ पर emphasized के साथ में एक्चुअली ऑन नहीं आता है, राइट। ही emphasized द नीड फॉर ट्रांसपेरेंसी ड्यूरिंग negotiations, राइट। तो क्या हमारे 30 क्वेश्चंस हो गए, नो। अभी हमारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं। अब हम करते हैं अपना क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट करते हैं पहले, और फिर हम करेंगे अपना कॉम्प्रहेंशन। चलो क्लोज टेस्ट कर लेते हैं। अब क्लोज टेस्ट के लिए भी मैंने एक वीडियो यहाँ पर चैनल पर प्रोवाइड कर रखी है, डिटेल में आपको बताया है स्टेप वाइज कि कैसे आपको सॉल्व करना चाहिए। हम्म और कैसे करना चाहिए, सबसे पहले एक्चुअली आपको विद ब्लैंक्स, आपको इस पूरे पैसेज को, ये आपका जो भी क्लोज टेस्ट होता है एक पैसेज ही तो होता है, विद ब्लैंक्स। अब इस पैसेज को आपको पढ़ लेना है, पढ़ लेना है। पढ़ने से क्या होगा, यहाँ पर आपको इसकी टोन है और टेंस है, ठीक है, थीम है, ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। इनसे फ़ायदा क्या होगा, देखो टेंस से फ़ायदा ये होगा कि कई बार जो ग्रामेटिकली जो डिफरेंट टाइप के जो हमें दिए होते हैं ऑप्शंस, उनमें हम आसानी से चूज़ कर पाते हैं। हम कहते हैं कि पूरे जो पैसेज है उसकी थीम, उसकी जो टेंस निकल के आ रही है थोड़ा सा पास्ट लग रही है, इस वजह से पास्ट में ही हमारे जो है ऑप्शंस होने चाहिए, राइट। तो इससे ये फ़ायदा होता है। टोन या फिर थीम आपको जब पता चल जाती है, आपको लगता है कि ये ना इकोनॉमी से रिलेटेड कोई भी हमारा है पैसेज, तो आप इकोनॉमी से रिलेटेड जो इकोनॉमिक टर्म्स होंगे ना, उन्हें ही आप यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करोगे, राइट। तो ये आपका एक फ़ायदा होता है। चलो इसे पढ़ लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल रेजिलियंस depends not on rigid control but on adaptive discipline. When rules are followed as reflection, they become rituals rather than safeguards. Excessive regulations often produces compliance without dash. Over time, such systems deteriorate due to dash leadership making reform dash rather than corrective. ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ होती है, कभी भी क्लोज टेस्ट में ये जो आसपास जो लाइंस लिखी होती है ना, इनको इग्नोर मत करना। होता ये है, हमें कंप्लीट सेंस कई बार नहीं मिल पाती है, ठीक है। अगर हम एक दो ही लाइन यहाँ पर पढ़ के और सोचें कि यहाँ पर जो है हमारा आंसर निकल आएगा, हो सकता है आप ग्रामेटिकली करेक्ट भी हो तो आपको लगेगा बढ़िया है, मैं तो सब कुछ सही करके आया था, तो ग्रामेटिकली आप करेक्ट हो गए। लेकिन हो सकता है वहाँ पर जो कॉन्टेक्स्ट था, कॉन्टेक्चुअली आप गलत हो, है ना।
कॉन्टेक्चुअली आप गलत हो सकते हो। तो ये बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों का ध्यान रखना, राइट? तो इसलिए हमें आस-पास की लाइन्स हैं, उन्हें भी कभी इग्नोर नहीं करना है, राइट? इग्नोर उन्हें नहीं करना है। चलो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। व्हेन रूल्स आर फॉलोड डैश रिफ्लेक्शन, क्या होगा? व्हेन रूल्स आर फॉलोड डैश रिफ्लेक्शन दे बिकम रिचुअल्स रादर देन सेफगार्ड्स। हम कह रहे हैं यहाँ पर पहली वाली लाइन थोड़ा सा समझ लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल रेजिलियंस डिपेंड्स नॉट ऑन रिजिड कंट्रोल बट ऑन अडेप्टिव डिसिप्लिन। मतलब ये कह रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल जो रेजिलियंस होती है ना, मतलब एक कर गुजरने की जो शक्ति होती है वो आपका रिजिड कंट्रोल अगर आप करोगे, स्ट्रिक्ट कंट्रोल उसमें नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा फ्लेक्सिबल डिसिप्लिन होना चाहिए, मतलब लोगों को थोड़ा सा फ्री छोड़ देना चाहिए कि ठीक है आप थोड़ा बहुत यहाँ पर डिसिप्लिन दिखाओ, ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट माहौल नहीं होना चाहिए, ये कहने का मतलब है पहली बात, राइट? दूसरा है व्हेन रूल्स आर फॉलोड डैश रिफ्लेक्शन दे बिकम रिचुअल्स रादर देन सेफगार्ड्स। मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं निगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं ये। कह रहे हैं कि ये जो होते हैं ना आपके जो रूल्स हैं ये रिचुअल्स बन जाते हैं। अब रिचुअल्स आपके यहाँ पर थोड़ा सा निगेटिव टर्म की तरह यूज किया है। रिचुअल्स को यहाँ पे यूज किया है जब आप किसी चीज को बिना सोचे समझे, मतलब सुबह उठते हो आप हर एक चीज करते हो, है ना, सब कुछ और शाम को जाके सो जाते हो, अब कोई क्वेश्चन नहीं करते हो। उस टाइप की यहाँ पर चीज यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहे हैं। और रादर देन सेफ गार्ड्स, सेफ गार्ड्स का मतलब है चीज वो होनी चाहिए जो आपको प्रोटेक्ट करे, जो आपको सेफ्टी प्रोवाइड करे, लेकिन वो नहीं होता है यहाँ पर। बस एक टाइप का एक हैबिट ऐसी बन जाती है, ब्लाइंड हैबिट कह सकते हैं, राइट? तो यहाँ पर हम डेफिनेटली अगर यहाँ पर थोड़ा सा निगेटिविटी की तरफ हम जा रहे हैं, रिचुअल्स बन जाते हैं सेफ गार्ड के बनने के बजाय, और व्हेन रूल्स आर फॉलोड डैश रिफ्लेक्शन, तो क्या थ्रू रिफ्लेक्शन होंगे, विदाउट रिफ्लेक्शन होगा, अंडर रिफ्लेक्शन होगा या बियॉन्ड रिफ्लेक्शन होगा? और रिफ्लेक्शन जो होता है ये पॉजिटिव वर्ड है। तो डेफिनेटली यहाँ पर हम कह सकते हैं जब रूल्स को आप विदाउट रिफ्लेक्शन यहाँ पे फॉलो करते हो। विदाउट रिफ्लेक्शन का मतलब है विदाउट डीप थिंकिंग, है ना? जब आप डीप थिंकिंग है उसको इग्नोर करते हो, आप हर एक चीज़ को यहाँ पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करते हैं, तब ये चीज़ें होती हैं। फिर है आपका एक्सेसिव रेगुलेशन ऑफन प्रोड्यूसेस कंप्लायंस विदाउट। यहाँ पर क्या होना चाहिए? विदाउट ये एक्सेसिव कंप्लायंस जो है वो यहाँ पर, एक्सेसिव रेगुलेशन जो है वो यहाँ पर कंप्लायंस प्रोड्यूस कर देता है। कंप्लायंस का मतलब ये होता है जब आप क्वेश्चन करना बंद कर देते हो, राइट? अब आपके आसपास बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स होंगे जो आप करते हो और आपको पता नहीं आप क्यों करते हो, कोई वहाँ पर रीज़न नहीं बताता है, ठीक है? तो विदाउट क्या है? विदाउट ओबीडियंस, विदाउट रेजिस्टेंस, विदाउट अंडरस्टैंडिंग और विदाउट इन्फोर्समेंट। तो विदाउट अंडरस्टैंडिंग होगा ना, यहाँ पर आप जब यहाँ पर एक्सेसिव रेगुलेशन जो होता है ना वो कई बार कंप्लायंस प्रोड्यूस करता है जब आप बिना सोचे समझे कोई चीज़ करते हो, है ना, कि करना ही है, आपको पता नहीं क्यों करना है, बस करना है। नेक्स्ट है सच सिस्टम्स डिटेरियोरेट ड्यू टू डैश लीडरशिप। अब ये सिस्टम जो है वो खराब होते हैं धीरे धीरे, एक्चुअली यहाँ पर डिक्रीज करते हैं, डिटेरियोरेट होते हैं, है ना, और थोड़ा सा बेकार होते हैं। अब बेकार अगर होते हैं तो कैसी लीडरशिप रही होगी? कैरिस्मेटिक लीडरशिप, डिसेंट्रलाइज्ड, इंक्लूसिव या फिर नेग्लिजेंट? तो डेफिनेटली समझो, सोचो जरा, तो डेफिनेटली आप कह सकते हो नेग्लिजेंट लीडरशिप रही होगी, है ना, उसी की वजह से जो सिस्टम है वो खराब होगा। नेक्स्ट है आपका मेकिंग रिफॉर्म डैश रादर देन करेक्टिव। अब यहाँ पर क्या था, इसका कॉन्टेक्स्ट समझ लो। यहाँ पर डिटेरियोरेट ड्यू टू डैश लीडरशिप मेकिंग रिफॉर्म डैश रादर देन करेक्टिव, मतलब रिफॉर्म जो है यहाँ पर कैसे बन जाते हैं, रादर देन करेक्टिव। करेक्टिव तो बढ़िया वर्ड है ना? तो करेक्टिव बनने के बजाय यहाँ पर ये डिसरप्टिव हो जाते हैं, है ना? उन्हें चाहिए कि वो थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा इम्प्रूवमेंट करें, प्रोग्रेस करें, लेकिन वो डिसरप्ट करने लगते हैं, चीज़ों को और ज़्यादा इम्बैलेंस करने लगते हैं। तो इस तरीके से आपने करना है अपना क्लोज टेस्ट। अब हम करते हैं आपका पैसेज। और पैसेज करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है? आपको पहले पढ़ने हैं क्वेश्चंस। क्या करना है? आपको पहले क्वेश्चंस को पढ़ना है और उसके बाद आपको पैसेज को पढ़ना है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसे इससे क्या होता है, आपका टाइम बहुत बचता है ना? उससे क्या होता है, आपका पर्पस क्लियर हो जाता है। रीडिंग वाले वीडियो में मैंने बता रखा है एक, हाँ, एक वीडियो एक्चुअली मैंने बना रखा है हाउ टू रीड, स्पेसिफिकली इस बात के लिए मैंने बनाया हुआ है कि रीड एक्चुअली करना कैसे चाहिए आपको, राइट? तो वहां पर हमने देखा कि रीडिंग करने से पहले आपका पर्पस जो है वो क्लियर होना चाहिए, आप क्यों पढ़ रहे हो,
कई बार पता ही नहीं होता यार क्यों पढ़ रहे हैं, बस पढ़े जा रहे हैं, है ना? इसीलिए हम चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाते। हम पूरा पैसेज पढ़ के निकल जाते हैं, फिर हमें कुछ याद ही नहीं रहता। तो इसलिए यहाँ पर क्वेश्चंस को पहले पढ़ो। क्वेश्चंस को आप पढ़ोगे ना, उससे आपके दिमाग में क्वेश्चंस फिट हो जाएँगे, रहेंगे कुछ देर तक, और फिर जब आप पैसेज को पढ़ोगे, आप रैंडम रीडिंग नहीं कर रहे होगे। आपने जो भी क्वेश्चंस रीड कर रखे हैं, उनके आंसर्स यू विल बी लुकिंग फॉर, है ना? उनके आंसर्स आप सर्च कर रहे होगे। ये फ़ायदा होता है। चलो तो क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या-क्या हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, द पैसेज मेनली सजेस्ट्स दैट अनसर्टेनिटी इन डिसीजन मेकिंग। जो अनसर्टेनिटी होती है, अनसर्टेनिटी क्या होती है? जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी होती है, जब आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि चीज़ें किस डायरेक्शन में जाएँगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा, यू डोंट रियली नो, है ना? और ये डिसीजन मेकिंग में होता ही है। आप जब डिसीजन ले रहे होते हो, तो क्या आपको पता है कि ऐसा ही होगा? हुँ? नहीं पता होता। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पर, शुड बी एलिमिनेटेड थ्रू डेटा, इज प्रेफरेबल टू क्लैरिटी, मस्ट बी इंटेलिजेंटली मैनेज्ड, इनएविटेबली लीड्स टू फेलियर, राइट? तो ये हो गया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, द ऑथर क्रिटिसाइजेस एक्सेसिव डेटा एक्यूमुलेशन बिकॉज इट। एक्सेसिव डेटा एक्यूमुलेशन को यहाँ पर क्या कर रहे हैं ये, यहाँ पर ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जो बहुत ज़्यादा हम इंफॉर्मेशन डेटा सब इकट्ठा करके रख लेते हैं ना, जैसे आप पढ़ाई करते हो तो वहाँ पर आप सोर्स वगैरह बहुत ज़्यादा यहाँ पर इकट्ठे कर लेते हो कि यहाँ से भी पढ़ लूँगा, वहाँ से भी पढ़ लूँगा, ये बुक भी ख़त्म कर दूँगा, सब कुछ। तो इस चीज़ को यहाँ पर ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इंक्रीजेस ऑपरेशनल कॉस्ट, रिड्यूसेस मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंकरेजेस इनडिसीजन, लिमिट्स टेक्नोलॉजिकल यूज़। बताओ ज़रा। हमें तो अभी तो पता नहीं है, पैसेज पढ़ेंगे तब पता चलेगा। एक और बात बताई थी कि कभी भी अपना ज्ञान मत लगाना। हो सकता है यहाँ पर आपको लगे कि यार ये जो है, इसको मैं बिना पढ़े एक्चुअली कर सकता हूँ क्योंकि ये तो कॉमन सेंस है। लेकिन नहीं, हो सकता है ऑथर कुछ और कह रहा हो। ऑथर के माइंडसेट के हिसाब से हमें जाना है, ना कि अपना खुद का ज्ञान लगाना है, नहीं लगाना है, राइट? भले ही आपको लगे कि हाँ बिल्कुल सही है, नहीं करना है, फिर भी एक बार कंफर्म कर लेना कि पैसेज में ऑथर ने ये लिख रखा है या नहीं लिखा है। फिर है आपका, द फ्रेज ऑप्शंस नैरो इरिवर्सिबली इम्प्लाइज दैट डिले। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ऑप्शंस जो होते हैं ना, वो कई बार कम हो जाते हैं। मतलब मान लिया आपके पास पहले ऑप्शन है 1 2 3 4 5, अभी आपके पास 2 ही बचे हैं, और इन ऑप्शंस को आप बढ़ा भी नहीं सकते, आप 2 के साथ ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन कई बार हो जाती है। तो कह रहे हैं, इम्प्रूव्स डिसीजन क्वालिटी, परमानेंटली restricts choices, enhances certainty, ensures safer outcomes। ये हो गया। नेक्स्ट है, द ऑथर्स टोन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। तो ऑथर की जो टोन है उसको यहाँ पर पूछा गया है। ये तो भैया पढ़ के ही पता चलेगी, है ना? जब आप पढ़ोगे तभी आपको आइडिया लगेगा कि यहाँ पर ऑथर किस मूड में है ना? क्या उसकी टोन है। चलो अब देखते हैं, हम क्वेश्चंस अपने पढ़ते हैं, मतलब पैसेज पढ़ते हैं। तो पैसेज है आपका, इन स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग अनसर्टेनिटी इज नॉट एन ऑब्स्टिकल टू बी एलिमिनेटेड बट अ कंडीशन टू बी मैनेज्ड। पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया यहीं पे। पहला क्वेश्चन आपका क्या था, देखो जरा। ये था कि अनसर्टेनिटी इन डिसीजन मेकिंग शुड बी एलिमिनेटेड, तो कह रहे हैं नहीं, एलिमिनेट नहीं करनी चाहिए, है ना? ऑब्स्टिकल इज नॉट एन ऑब्स्टिकल टू बी एलिमिनेटेड, तो ये तो सही बात है। कोई चीज़ यहाँ पर प्रेफरेबल कैसे हो सकती? क्लैरिटी है तो क्लैरिटी तो बढ़िया ही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है ना? और इनएविटेबली लीड्स टू फेलियर, ऐसी भी बात नहीं करी है उन्होंने, बोला है मस्ट बी इंटेलिजेंटली मैनेज्ड, है ना? कुछ ऐसी ही सेंस तो लग रही है। ये क्या कह रहे हैं? कंडीशन टू बी मैनेज्ड, सिंपल सी बात है। फिर है, अटेम्प्ट्स टू इरेडिकेट अनसर्टेनिटी थ्रू एक्सेसिव डेटा एक्यूमुलेशन ऑफन लीड्स टू पैरालिसिस रादर देन क्लैरिटी। दूसरे का आंसर मिल गया, बिल्कुल मिल गया। देखो जरा, एक्सेसिव डेटा एक्यूमुलेशन, इसको क्रिटिसाइज किया है, क्यों? वहां वो कह रहे हैं कि पैरालिसिस की तरफ ले जाती है। अब पैरालिसिस सोचो होती क्या है? पैरालिसिस वही तो सिचुएशन होती है व्हेन समवन इज नॉट एबल टू, यहाँ पर अनेबल कर देते हैं, अनेबल टू एक्ट, अनेबल टू एक्ट, और यू कैन से थिंक, यहाँ पर थोड़ा थिंक करने से लिया गया है। तो अनेबल टू थिंक की सिचुएशन क्या होती है? इनडिसीजन हो जाएगी, है ना? इनडिसीजन हो जाएगी। इनडिसीजन कहाँ है? इनकरेजेस इनडिसीजन। क्योंकि आपके पास जितनी ज़्यादा ऑप्शंस होती हैं ना, कई बार होते हो ना, आप जाते हो वहाँ पर शॉपिंग करने, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। अब वहाँ पर आप चूज़ नहीं कर पाते हो कि क्या एक्चुअली आपको लेना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, द फ्रेज ऑप्शंस नैरो इरिवर्सिबली इम्प्लाइज दैट डिले। सो ऑप्शंस जो हैं वो नैरो हो जाते हैं, यही वाली बात।
ये क्या करते हैं? इन्वॉल्व्स इम्प्रूव्स डिसीजन क्वालिटी? नहीं। क्या परमानेंटली रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं चॉइसेस को, इन्हांस करते हैं सर्टेनिटी को, या इंश्योर करते हैं सेफर आउटकम्स को? चलो देखते हैं। यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है ये decision makers who demand absolute okay decision makers who demand absolute certainty risk delaying action until options narrow irreversibly। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि रिस्क डिलेइंग एक्शन जो होता है वो यहाँ पर हमें दिखता है। हु डिमांड एब्सोल्यूट सर्टेनिटी रिस्क डिलेइंग एक्शन अंटिल ऑप्शंस नैरो इरिवर्सिबली। तो इसका मतलब पूछा है, इसका मतलब क्या होता है कि परमानेंटली जो चॉइसेस होती हैं वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। हमारी जो चॉइसेस हैं वो रिस्ट्रिक्ट हो गई ना, अब हम 2 ही कर सकते, पहले हम 5 कर सकते थे। फिर है आपका द ऑथर्स टोन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। अब इसको आप पूरा पढ़ोगे एक बार, ठीक है, यहाँ पर मैं छोड़ देता हूँ, थोड़ी देर पॉज करके पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद आप आओगे और थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाना, दिमाग लगाना, फिर आपको लगेगा कि डेफिनेटली यहाँ पर जो ऑथर है वो काफ़ी फिलोसॉफिकल टर्म्स का यूज़ कर रहा है। एथिकल हो गया, ठीक है, विजडम हो गया, और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, और आपका यहाँ पर एनालिटिकल भी टोन लग रही है, तो हम बिल्कुल ऑप्शन ए जो है उसको करेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से आपने करना है। आपके जितने भी यहाँ पर मॉक होंगे, ठीक है, मतलब जितने भी क्या होंगे, एक ही तो होगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करना है। अब आपका एक काम है, आपने यहाँ पर स्कोर तो डेफिनेटली देखा होगा। अब वो स्कोर मुझे चाहिए, कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है कि आपका स्कोर क्या आ रहा है, और साथ में आपको कोई भी डाउट है, ठीक है, वो आप पोस्ट कर सकते हैं। और तीसरा, आप वहाँ पर सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको यहाँ पर अगर और मॉक चाहिए, ठीक है, मैं तो रिस्पॉन्सेस देखूंगा। इट सोलली डिपेंड्स ऑन रिस्पॉन्सेस कि किस टाइप के रिस्पॉन्सेस आते हैं, उसी के अकॉर्डिंग मैं और मॉक बनाऊंगा। अदरवाइज देखो, देखेंगे ये रिस्पॉन्स कैसा आता है, राइट। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है मुझे क्या क्या बताना है। आपको मार्क्स बताने हैं, ठीक है, आपको मार्क्स बताने हैं, आपके डाउट अगर कोई हैं, और आप सजेस्ट कर सकते हो कि क्या आपको नई चीज़ें चाहिए बिफोर योर एफकैट एग्ज़ाम। तो वो चीज़ें मैं कोशिश करूँगा कि मैं लेके आऊँ, राइट। और फिर लास्ट में ये है मेरा नंबर, दैट इज़ 9264922851। अगर आपका कोई भी डाउट है या फिर कोई भी सजेशन है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, और पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, राइट। वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।